ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। जैसा सभी को आप मालूम है कि हम जो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत जो है, जो कि यूपीएससी के लिए बाइबल कहा गया है, GS2, और कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो उसी का चैप्टर फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कई रेगुलेटिंग एक्ट, बिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। तो इस एक्ट को, ठीक है, इस एक्ट को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को हम जो है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मॉर्ली कौन थे? ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड मिंटो, लॉर्ड मिंटो वर द वाइसराय ऑफ दैट टाइम। मतलब 1919 में 1909 लॉर्ड मिंटो वर द वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दैट दे वर कॉल्ड एज और आल्सो नोन एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। हम लोग आगे जो है अंतिम पंक्ति में और अंतिम जो फीचर्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई लॉर्ड मिंटो वर नोन एज फादर ऑफ द कॉमनल इलेक्टोरेट। कहने का मतलब है कि लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ द कॉमनल इलेक्टोरेट क्यों कहा जाता है, ठीक है। एक सांप्रदायिक था कि जो ब्रिटिश का पहले से पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, तो उसी रूल के तहत जो है लॉर्ड मिंटो ने किस प्रकार से जो है सेपरेट जो कह सकते हैं कि एक इलेक्शन और कॉम्युनल अवार्ड या फिर कॉम्युनल इलेक्टोरेट की जो अवधारणा वहां से आई, उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसके फीचर्स। देखिए इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। पॉइंट नंबर ए, कॉन्सिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स था उसके साइज को कॉन्सिडरेबली इंक्रीज कर दिया गया। मतलब अगर मेंबर्स की बात करूं तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से पहले मात्र 16 मेंबर्स थे। मतलब 16 सदस्य की एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे। लेकिन आफ्टर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इसकी जो संख्या है वो 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई। मतलब आप इंक्रीज देख सकते हो कि पहले 16 मेंबर्स थे इस एक्ट से पहले, अब कंसिडरेबली इंक्रीज करके इसे 60 कर दिया गया। इज दैट क्लियर? तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के बाद द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल लेवल वर कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। तो ये 60 पे पहुंच गया। और जो प्रोविंशियल लेवल पे, मतलब प्रेसिडेंसीज लेवल पे जो काउंसिल्स होते थे, उसके भी मेंबर्स को जो है संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन उसका कोई यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि देखिए बंबई प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी बड़ी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी बड़ी थी, लेकिन कुछ छोटे बड़े प्रोविंसेस और भी थे। तो सबके नंबर जो है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। लेकिन उसके भी मेंबर्स जो है उसकी संख्या, उसके सदस्यों की संख्या को इंक्रीज किया गया प्रोविंशियल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे तो मैं बता ही दिया। आगे है दूसरा पॉइंट नंबर बी में, रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी। देखिए मैंने पहले ही हर एक वीडियो में बताया कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। द फर्स्ट वर द इलेक्टेड, मतलब इलेक्टेड इन द सेंस की जो नॉमिनेटेड कह सकते हैं, जो इंडियंस वगैरह होते थे जिसे वाइसराय नॉमिनेट करते थे, उसे हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स करते हैं। और एक जो है ऑफिशियल्स मेंबर, जो कि सरकारी कर्मचारी वगैरह होते थे, सरकार के ही सदस्य माने जाते थे। उन्हें इसीलिए अपॉइंट किया जाता था ताकि जो ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश क्राउन की भारत में शासन व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो जो नॉन मेंबर्स जो होते थे ना, उनकी संख्या अभी भी कम थी, भले ही उसे 60 कर दिया गया। जो ऑफिशियल्स मेंबर्स थे ना, ऑफिशियल्स मेंबर्स की मेजॉरिटी अभी भी इस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में थी, ताकि कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव आसानी से पारित किया जा सके विदाउट एनी रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट। कोई भी बिना प्रावधान के हम जो है, अंग्रेज ऐसा सोचते थे, तभी तो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की संख्या कम रखी जाती थी। अगर नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा तो फिर बिल वगैरह पारित कराने में बहुत ही समस्याएं क्रिएट होंगी।
तो साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है वह बहुत ही जो है कह सकते हैं ना कि इंक्रीज हो जाने के बाद भी जो है ऑफिशियल्स मेंबर जो थे उनका ही बहुमत था। ठीक है, आगे है कि बट द प्रोविंशियल काउंसिल अलाउड नॉन ऑफिशियल्स मेजोरिटी। लेकिन जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे, जो प्रोविंस लेवल पे काउंसिल थे और लेजिस्लेटिव बॉडी थे, उस पे जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स थे, मतलब इंडियंस की संख्या जो है उसमें मेजोरिटी में थी, वह बहुमत में थे। आगे है कि इन लार्ज फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो फंक्शंस थे उसे भी इनलार्ज कर दिया गया, उसे भी बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जो प्रीवियस हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा कि जितने भी काउंसिल्स के मेंबर्स थे वो बजट पे चर्चा कर सकते थे, जब बजट टेबल होती थी तो उसपे अपनी बातों को रख सकते थे, क्वेश्चंस पूछ सकते थे। बट आफ्टर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो है इनके फंक्शंस, इनके कार्य करने की शैली, इनके फंक्शंस और अधिक जो है इनलार्ज कर दिए गए। वह है मेंबर्स आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। मेंबर्स जो है अब जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चंस पूछ दिए गए और उस क्वेश्चन से संबंधित फिर जब आंसर मिलता था तो एक और सप्लीमेंट्री जो है उसके संबंधित ही और अनदर क्वेश्चंस पूछ सकते थे। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार भी दिया गया। इसके साथ साथ अब बजट पे जो है रिसोल्यूशन, मतलब कोई भी बजट वगैरह जो आता था उस पे जो है अब अपने जो है एक रिसोल्यूशन, एक प्रस्ताव को मूव कर सकने की पावर्स जो है इस एक्ट के तहत जो है जितने भी मेंबर्स थे और उस लेजिस्लेटिव बॉडी चाहे प्रोविंशियल लेवल पे या फिर सेंटर लेवल पे यह अधिकार दिए गए और उनके फंक्शंस को इंक्रीज किया गया। आगे है एसोसिएशन ऑफ इंडियंस। इंडियंस के एसोसिएशन को मान्यता दी गई, जैसे वाइसराय, गवर्नर, एक्सिक्यूटिव काउंसिल, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। जैसे देखिए कहने का मतलब है कि ये तो लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई जहां विधायिक कार्य होती थी, लेकिन एक्सिक्यूटिव बॉडी भी होते थे जो कि वाइसराय के 4-5 मेंबर्स होते थे। ठीक है, जो वाइसराय होते थे उनके साथ 8-10 या जितने भी उनके मेंबर्स होते थे वो अपने हिसाब से तय करते थे, कभी 4, कभी 3, कभी 8, कभी 10। तो उस मेंबर्स में मतलब उस एक्सिक्यूटिव बॉडी में जो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि वाइसराय को असिस्ट करने के लिए वो एक्सिक्यूटिव बॉडी होते थे। और उसमें अब जो है लेजिस्लेटिव में तो इंडियंस को शामिल किया ही गया, साथ साथ एक्सिक्यूटिव बॉडी में भी इंडियंस को शामिल किया गया। ठीक है, तो वाइसराय के एक्सिक्यूटिव बॉडी में भी इंडियंस को शामिल किया गया जो सेंटर लेवल पे थे, और जो प्रोविंशियल लेवल पे थे, जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर होते थे, उनके एक्सिक्यूटिव काउंसिल्स में भी इंडियंस को शामिल किया गया। तो सबसे पहले जो इंडियंस थे वह सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ही वाज द फर्स्ट इंडियंस हु अपॉइंटेड बाय द वाइसराय इन द सेंट्रल एक्सिक्यूटिव मेंबर्स। ठीक है, आगे है इंट्रोड्यूस किया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने पहले ही बताया कि क्यों जो है लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो अवधारणा आई, या फिर जो कह सकते हैं ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जो अवधारणा आई, वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के तहत ही आई। इस 1909 एक्ट के तहत जो है चाहे जितने भी संप्रदाय हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम्स हो गए, मतलब जो भी था, उन्हें जो है एक अलग से लॉलीपॉप थमाया गया जो आगे जाकर भारत का विभाजन का कारण बना, वह था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसके तहत जो था कि जो मुस्लिम मेंबर्स जो चुने जाते थे लेजिस्लेटिव बॉडी में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे या फिर सेंटर लेवल पे, दे वेयर द इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम्स वोटर्स, और वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स वोटर्स के तहत ही इलेक्ट किए जाते थे। आगे है लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, और एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से है ना ये सांप्रदायिकता को एक लीगल फॉर्म देना, वैधानिकता प्रदान करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो सेपरेट इलेक्टोरेट और मुस्लिम्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम्स वोटर, यह जो अवधारणा आई और लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म की वजह से लॉर्ड मिंटो को जो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है। और लोग इसे कहते हैं कि सांप्रदायिकता को किस प्रकार से उन्होंने वैधानिकता प्रावधान किया, और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी इसके तहत अधिक समय तक क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को भारत में स्टेबल रख सके, इसको लेकर भी डिवाइड एंड रूल को की जो अवधारणा थी और कॉन्सेप्ट था उसको और इनलार्ज करते हुए इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट में ये प्रावधान किया। ठीक है, आगे है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसीज कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। कुछ जो कॉमर्स जो छोटे मोटे एसोसिएशंस होते थे ना लोकल लेवल पे,
या फिर नेशनल लेवल पे, चाहे प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, कोई यूनिवर्सिटी हो गया और कोई जमींदार हो गए, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी अब जो है लेजिस्लेटिव बॉडी में इनको एक सेपरेट वे में कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जैसे आज भी देखोगे आप लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट हो गए आते हैं, राज्यसभा में कह सकते हैं कि 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। वो कौन होते हैं? कोई यूनिवर्सिटी के सदस्य होते हैं, मतलब कोई कल्चरल या फिर कोई कह सकते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से होते हैं, कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उन्हें नॉमिनेट किया जाता है ताकि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। वो अपनी बातों को, जैसे कोई सांस्कृतिक फील्ड से, कोई एजुकेशनल फील्ड से, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, ऐसे मेंबर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनकी दिलचस्पी नहीं है, बट वो संसद के विधायिक कार्य में अपना कुछ कह सकते हैं ना कि योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनके एडवाइस, उनके अपने फील्ड के वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके जो भी योगदान होगा वो वैल्यूएबल होगा, इसलिए जो है कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। तो उसी के तहत जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स वगैरह को। इसलिए भी दिया जाता था ताकि रेंट वगैरह, मतलब टैक्स वगैरह अच्छे से कलेक्ट कर सके। तो मतलब इसमें कुछ चाटुकारिता भी चलती थी, चाहे जमींदार हो गए, मनी लेंडर हो गए, और कुछ जो है रियल रिप्रेजेंटेटिव होते थे जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह का। ये अपनी बातों को रखते थे ताकि एजुकेशन में क्या सुधार हो, एजुकेशन में क्या और प्रावधान लाए जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधारी जा सके, ठीक है। फिर सोशल रिफॉर्म्स क्या हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बहुत बड़ा कह सकते हैं एक लैंडमार्क, यह कह सकते हैं कि एक्ट है जो कि कह सकते हैं कि आने वाले समय में यह इसके प्रभाव से 1947 का जो है इंडिया का विभाजन होता है, पार्टीशन होता है, और इसके दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसी एक्ट के तहत जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की जो अवधारणा पनपी वह जो है भारत के लिए अच्छा नहीं रहा, और लॉर्ड मिंटो की वजह से ही इंडिया जो है कह सकते हैं ना कि मल्टीपल पार्ट्स, 2 पार्ट्स में नहीं कह सकते हैं, बिकॉज फर्दर जो है बांग्लादेश एक जो है राष्ट्र बना, इधर पाकिस्तान बना, तो कह सकते हैं मल्टीपल वे में कह सकते हैं इंडिया को स्प्लिट की जो अवधारणा थी वो यहीं से, इसका सीड जो है यहीं से बोया गया। तो खैर अब जो बीते बिसारदे आगे की सुध ले, तो लॉर्ड मॉर्ली और मिंटो, ठीक है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ये कंप्लीट हो गया। ये मतलब मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो है जितने भी प्रोविजंस एक्ट और चीजें हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।